नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो 2023 के यूपी टीजीटी पीजीटी, केबीएस एनबीएस, झारखंड टीजीटी पीजीटी, पंजाब मास्टर कैडर, एमपी वर्ग 1, वर्ग 2 आदि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है अध्यापिका छात्रों को पढ़ाती है। वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्रिया पूछा है, अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है कि नामधातु क्रिया है कि अर्थबोधक क्रिया है? तो अध्यापिका इसमें क्या है? कर्ता है। अध्यापिका क्या है? कर्ता है। और छात्र क्या है? कर्म है। छात्र क्या है? कर्म है। और पढ़ाना क्या है? क्रिया है। तो जिस वाक्य में या वाक्यांश में कर्म मौजूद हो या दिखाई दे, वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। और जिस वाक्य में कर्म नहीं मौजूद हो उसमें अकर्मक क्रिया होती है। जैसे बच्चा रो रहा है, क्या रो रहा है? तो क्या कर्म क्रिया से प्रश्न करने पर जब कोई उत्तर न प्राप्त हो तो उस वाक्य में अकर्मक क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं कि 5 भेद होते हैं कि 6 भेद होते हैं कि 7 भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। नोट डाउन कीजिए। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, और छठवा है हेतु मत भूतकाल। हेतु मत भूतकाल। तो यह भूतकाल के 6 भेद हैं। नोट डाउन कीजिएगा। सामान्य भूतकाल, तो जो क्रिया बीत चुकी है, जो क्रिया पीछे हो चुकी है, उसको भूतकाल की वह क्रिया भूतकाल वह कार्य भूतकाल की श्रेणी में आता है। अकार्य को ही हिंदी भाषा में क्रिया कहते हैं। तो जैसे मोहन खाया था, तो मोहन खाया था, तो यह सामान्य भूतकाल हो गया। था थी जिसमें रहता है वह भूतकाल के अंतर्गत आता है। आसन्न भूतकाल है मोहन अभी अभी आया। मोहन क्या है? अभी अभी आया, तो यह आसन्न भूतकाल हो गया। पूर्ण भूतकाल है कि मोहन अपना काम कर चुका, मोहन अपना होमवर्क कर चुका, तो यह पूर्ण भूतकाल है। और मोहन अपना होमवर्क कर रहा था, तो कर रहा था अपूर्ण भूतकाल। जिसमें क्रिया पूर्ण ना हो उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल। और ये है संदिग्ध भूतकाल। पता नहीं मोहन कब स्कूल आएगा, पता नहीं मोहन कब स्कूल आएगा, तो यह क्या है? संदिग्ध भूतकाल। जब संभावना किसी वाक्य में भूतकाल के अंतर्गत किसी वाक्य में जब संभावना प्रकट की जाए तो वहाँ पे क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल होता है। छठवा है हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल, अगर मोहन आता तो मैं भी उसके साथ जाता, या अगर मोहन आता तो मैं चला जाता, तो यह क्या है? हेतु मद भूतकाल है। तो आशा है भूतकाल को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर यह क्वेश्चन पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज़ के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को प्राप्त हो सके, आपके प्रैक्टिस में लाभदायक सिद्ध हो सके। तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास चांदी की पायल है। इस पंक्ति में कौन सी संज्ञा है?
व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है कि समुदायवाचक संज्ञा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो मेरे पास चांदी की पायल है, ये क्या है? चांदी क्या है? एक धातु है। और धातुएं किसके अंतर्गत आती है? धातु और पेय पदार्थ, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, चाय हो गया, ठंडा हो गया, ये सब क्या है? द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। तो यह पेय, सारे पेय पदार्थ और धातुएं यह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो चांदी की पायल, तो चांदी में क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, जो किसी जाति का बोल, जैसे बालक हो गया, बालक हो गया तो एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। और वहीं पे हो गया मोहन, तो मोहन भी एक बालक है, लेकिन यह उसका नाम जब पकड़ लिए तो वह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और वहीं पे क्लास हो गया, झुंड हो गया, ये सब समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न पंक्तियों में समुदायवाचक संज्ञा बताइए। सोना, अहंकार, परिवार या कबीर। तो कबीर क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कबीर क्या है? कबीर एक व्यक्ति का नाम है। अहंकार क्या है? अहंकार भाववाचक संज्ञा है। अहंकार क्या है? भाववाचक, जो हमारे अंदर दबी हुई इच्छाएं है, वही भाव या भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। सोना क्या है? अभी ऊपर देखे कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। परिवार क्या है? तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। परिवार समुदायवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, शहर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? शहराई होगी कि शहरी होगी कि शहर होगा कि शहरों होगा? तो शहरों नहीं होगा, शहरी होगा, जैसे शहरी आदमी, शहरी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। फारसी किस भाषा की लिपि है? तो उर्दू भाषा की लिपि है। रोमन क्या है? रोमन अंग्रेजी भाषा की लिपि है। रोमन क्या है? अंग्रेजी भाषा की लिपि है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी को आवाज़ देना भाषा का कौन सा रूप है? लिखित है कि मौखिक है कि सांकेतिक है कि मौलिक है? किसी को आवाज़ देना, फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर है। यह भाषा का मौखिक रूप है। किसी को हम बुला रहे हैं कि राम आ जाओ, श्याम आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 है, पक्षियों का चहचहाना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक है, लिखित है, सांकेतिक है कि इनमें से कोई नहीं? पक्षी चहचहा रहे हैं, ये क्या है? एक संकेत दे रहे हैं, सांकेतिक भाषा है। पक्षियों का चहचहाना क्या है? एक सांकेतिक भाषा है। पहले पक्षी, मानिए एक कौवा ही आ गया और चहचहाने लगे, चिड़िया चहचहाने लगी, तो कोई देखता है तो यही कहता है आज चिड़िया बहुत चहचहा रही है, लग रहा है कि घर में कोई आएगा या कोई शुभ काम कार्य होने वाला है। तो यह एक सांकेतिक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से अर्थ के आधार पर शब्द के भेद नहीं है, नहीं पूछा है। सार्थक, निरर्थक, अभिकारी या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। अर्थ के आधार पर शब्द के दो ही भेद होते हैं, एक सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है, जबकि अभिकारी शब्द एक अव्यय होता है, यह व्युत्पत्ति के आधार पर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं या 8 होते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। 4 भेद होते हैं। एक होता है तद्भव, एक कौन सा भेद होता है? तद्भव होता है। एक तत्सम होता है, एक देशज होता है, एक विशेषज होता है। तो यह उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज, विशेषज। कहीं कहीं किसी की बुक में 5 भेद दिया रहता है, लेकिन मूल रूप में शब्द के उत्पत्ति के आधार पर 4 ही भेद होते हैं, लेकिन 5वां होता है एक संकर शब्द। एक संकर शब्द होता है
लेकिन ये संकर शब्द क्यों मान्य नहीं है? कहीं भी पेपर में अगर आएगा तो 4 ही मानिएगा, अगर 4 ऑप्शन में नहीं रहेगा तब 5 को टिक लगाइएगा, लेकिन 4 रहेगा तो 4 ही मान्य होगा। संकर शब्द किससे बनता है? देशज और विदेशज शब्दों को से मिलकर क्या बनता है? संकर शब्द बनता है। इसीलिए इसको मान्यता नहीं प्राप्त है। किसी किसी बुक में 5 होता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद नहीं है? रूढ़ नहीं है कि यह व्युत्पत्ति के आधार पर है। अब वो उत्पत्ति के आधार पर था 4 भेद, और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। तो रूढ़ है, यौगिक है, ऋण है, संकर है। तो संकर शब्द नहीं है, संकर शब्द उत्पत्ति के आधार पर है। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। जबकि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द उन शब्दों के कहते हैं जिनके टुकड़े न हो सके, जैसे नल है। नल के हम चाह कर भी टुकड़े नहीं कर, न अल अगर अलग अलग लिख दें तो ना न का कोई अर्थ निकलेगा, ना ल का कोई अर्थ निकलेगा। इसीलिए जब एक में मिलाएंगे तब जाके इसका अर्थ निकलेगा कि यह नल है। यौगिक शब्द उन शब्दों को कहते हैं, रूढ़ शब्दों के 2 रूढ़ शब्द जब एक पास जुड़ते हैं तो वह क्या बन जाते हैं? यौगिक बन जाते हैं। जैसे विद्यालय हो गया, विद्या धन आलय, विद्या का घर, तो वह यौगिक शब्द के अंदर है। ऋण योग ऋण शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो कोई तीसरा अर्थ प्रकट करे। जैसे यौगिक शब्दों के तरह ही योग ऋण शब्द होते हैं, लेकिन यौगिक शब्द अपना अलग अलग करने पर अर्थ प्रकट होता है, लेकिन योग रूढ़ में क्या अंतर होता है कि यह कोई तीसरा अर्थ प्रकट, जैसे गजानन हो गया, लंबोदर हो गया, नीलाम्बुज हो गया, ये सब क्या है? सारे बहुव्रीहि समास और सारे पर्यायवाची शब्द ये क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्दों के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न शब्दों में से आँख का तत्सम क्या होगा? नयन होगा कि अच्छी होगा कि अच्छी हो जाए कि आँख होगा? तो अच्छी होगा। आँख का तत्सम क्या होगा? अच्छी होगा। और आँख क्या है? तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किंचित शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? कम होगा कि कुछ होगा कि थोड़ा होगा कि काम होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। किंचित माने थोड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति होगा कि निर्वेद होगा कि जुगुप्सा होगा कि इनमें से कोई नहीं? तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होगा। यह शांत रस मुनि ऋषियों में पाया जाता है। मुनियों या ऋषियों में पाया जाता है शांत रस। क्वेश्चन नंबर 15 है, रूढ़ शब्दों को खंड कौन से होते हैं? रूढ़ शब्दों के खंड को क्या कहते हैं? सार्थक कहते हैं कि निरर्थक कहते हैं कि तद्भव कहते हैं कि देशज कहते हैं? तो निरर्थक होते हैं। अगर पानी को अलग कर दिया जाए पा और नी, तो पा माने कुछ नहीं, नी माने कुछ नहीं, तो निरर्थक हो गया। तो जब रूढ़ शब्द अलग अलग होते हैं, खंड होते हैं, तो यह निरर्थक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर। पक्त में कौन सा छंद है? छंद पूछा है। दोहा छंद है कि सोठा छंद है कि चौपाई छंद है कि रोला छंद है? तो गिन लीजिए। यह हो गया 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 और एक आधा है, तो यह 13। तो 13 13 पर 13 और 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11। 13 और 11 पर 13 और 11 पर जब यति होती है तो कौन सा छंद होता है? दोहा छंद। और वहीं पे 11 और 13 होता है तो वह सोरठा हो जाता है। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है चारों चरण में। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी भाषा में कितने लिंग होते हैं? तो हिंदी भाषा में 2 लिंग होते हैं। एक पुल्लिंग होता है
एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। लिंग उन्हें कहते हैं जिसे हमें स्त्री पुरुष की पहचान हो सके या बोध हो सके। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। जबकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, एक नपुंसक लिंग शामिल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा वाच्य के भेद नहीं पूछा है। कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, गुणवाच्य। तो गुणवाच्य वाच्य का भेद नहीं है, वाच्य का 3 ही भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, एक कर्तृवाच्य, एक कर्मवाच्य और तीसरा क्या है, भाववाच्य। कृदंत प्रत्यय के साथ जुड़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या धातु। तो कृदंत प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। पहला कृदंत होता है और दूसरा क्या होता है, तद्धित होता है। तो कृदंत प्रत्यय क्रिया या धातु के साथ, क्रिया का मूल रूप किसे कहते हैं, धातु को कहते हैं। तो कृदंत प्रत्यय क्रिया या धातु के साथ जुड़ता है, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ता है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ तद्धित प्रत्यय जुड़ता है, और कृदंत प्रत्यय सिर्फ धातु या क्रिया के साथ जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, तीव्र इंद्रिय बोध का कवि किसे कहते हैं। दिनकर जी को, कि निराला जी को, कि बच्चन जी को, कि मुक्तिबोध जी को। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। तीव्र इंद्रिय बोध का कवि मुक्तिबोध जी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे कहते हैं। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे कहते हैं। आचार्य शुक्ल को, कि पंत जी को, कि श्याम सुंदर दास को, कि रामविलास शर्मा को। तो सुमित्रा नंदन पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, कि जॉन गिलक्राइस्ट ने, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कमता प्रसाद गुरु ने। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहा। ईश्वरी के फाग किस बोली में रचित है। अवधी में, कि बुंदेली में, कि ब्रज भाषा में, कि हरियाणवी में। तो ईश्वरी के फाग बुंदेली बोली में रचित है, ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा। रामचंद्र शुक्ल ने, कि रामविलास शर्मा ने, कि वासुदेव सिंह ने, कि राहुल सांस्कृत्यायन ने। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। रामविलास शर्मा ने आदिकाल को उद्भव काल कहा। रामविलास शर्मा ने आदिकाल को क्या कहा, उद्भव काल कहा। जबकि राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। सिद्ध सामंत काल कहा। और रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा। हरिश्चंद्र वर्मा ने कहा, कि रामखेलावन पांडे ने, कि उक्त दोनों ने, कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। आदिकाल को संक्रमण काल हरिश्चंद्र वर्मा ने और रामखेलावन पांडे दोनों ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति किस रचना से माने हैं। पृथ्वीराज रासो से, कि विजयपाल रासो से, कि राणा रासो से, कि परमाल रासो से। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। विजयपाल रासो से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति माना है। विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है, नल्ल सिंह है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, मिश्र बंधुओं ने विजयपाल रासो का समय काल क्या माना है। 1289 में, कि 1284 में, कि 1298 में, कि 1255 में। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। 1298 ईस्वी में मिश्र बंधुओं ने विजयपाल रासो का समय काल माना।
क्वेश्चन नंबर 28 है, सुमतिगढ़ द्वारा रचित नेमिनाथ रास में छंदों की संख्या कितनी है? 57 है कि 58 है कि 59 है कि 72 है? फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। सुमतिगढ़ द्वारा रचित नेमिनाथ रास में छंदों की संख्या 58 है। 58 छंद है नेमिनाथ रास में। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न उपन्यासों में से लज्जाराम मेहता का उपन्यास कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है। धूर्त रसिक नहीं है कि बिगड़े का सुधार नहीं है कि प्रेमाश्रम नहीं है कि आदर्श दंपति नहीं है? तो प्रेमाश्रम नहीं है, प्रेमाश्रम नहीं है। फटाफट आंसर। तो प्रेमाश्रम किसकी रचना है? आंसर कीजिए। प्रेमचंद्र की रचना है। किसकी रचना है? प्रेमचंद्र जी का रचना है प्रेमाश्रम। क्वेश्चन नंबर 30 है, त्रिवेणी और सौभाग्यश्री के लेखक कौन है? त्रिवेणी और सौभाग्यश्री क्या है? एक प्रकार का उपन्यास है। इसके लेखक का नाम पूछा है। श्रद्धाराम पिरोलिया है कि रामविलास शर्मा है कि किशोरीलाल गोस्वामी है कि सत्यदेव परिव्राजक हैं? तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। त्रिवेणी और सौभाग्यश्री के नामक उपन्यास के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस कवि की युक्ति है? मम्मट की कि राजशेखर की कि आचार्य विश्वनाथ की भामा की? तो वाक्यम रसात्मकम काव्य, रसयुक्त वाक्य ही क्या है? काव्य है। यह आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, तबकि शब्दार्थों सहितो काव्यम भामा ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 32 है, वीरमणि उपन्यास किसका है? रामेश्वर शुक्ल अंचल का है कि रामधारी सिंह दिनकर का है कि मिश्र बंधु का है कि अग्रदास का है? फटाफट आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। मिश्र बंधुओं का है। वीरमणि उपन्यास किसका है? मिश्र बंधु का है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सौंदर्योपासक उपन्यास किसका है? रामेश्वर शुक्लांचल का है कि रामविलास शर्मा का है कि श्याम सुंदर दास का है कि ब्रजरत्न दास का है? क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। सौंदर्य की उपासना कौन करते हैं? ब्रज के लोग करते हैं, गोपी या ग्वाल। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, नाथ पंथ व संत काव्य के बीच की कड़ी निरंजनी संप्रदाय है। यह किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कि केदारनाथ पांडे ने कि रामकुमार वर्मा ने कि हरि प्रसाद शास्त्री ने? ज़्यादा समझा नहीं रहे हैं, फटाफट रिवीजन करवा रहे हैं। रिवीजन क्लास है तो आप लोग क्लास लंबी हो जाएगी तो पढ़ने में दिक्कत होगी, इसीलिए फटाफट रिवीजन करवा रहे हैं। तो नाथ पंथ व संत काव्य के बीच की कड़ी निरंजनी संप्रदाय है, ऐसा कहने वाले रामकुमार वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, बोधिचर्यावतार किसे माना जाता है? लुइपा को, कड़ापा को कि भुसुक्का को कि कुकुरपा को? बोधचर्यावतार। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। भुसुक्का को माना जाता है। बोधिचर्यावतार भुसुक्का को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, शक्ति संगम तंत्र ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में कि अपभ्रंश में कि संस्कृत में कि हिंदी में? तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। शक्ति संगम तंत्र की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। और किसने किया है? तो गोरखनाथ ने किया है। किसने किया है? गोरखनाथ ने किया है। जो क्वेश्चन आप लोगों को याद ना हो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा और इस क्वेश्चन को IMP लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस रचना को हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा जाता है? खुमार रासों को, पृथ्वीराज रासों को, परमार रासों का कि चंद्रवर जाई को? किसको जय काव्य कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। खुमार रासों को। खुमार रासों की रचना किसने की? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यह आपका
होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 7 वेद कि 8 वेद कि 6 वेद कि 3 वेद? क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। वर्तमान काल के भी 6 वेद होते हैं। वर्तमान काल के भी कितने वेद होते हैं? 6 वेद होते हैं। जैसे सामान्य वर्तमान काल, आसन्न वर्तमान काल, पूर्णभूत वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और हेतुवेद मद वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 39 निम्न में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का है? मालती ने पुस्तक पढ़ी है, श्याम पढ़ता होगा, वर्षा हो रही है, मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैं पढ़ रहा हूँ तो यह सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल है। वर्षा हो रही है, यह अपूर्ण वर्तमान काल है, अपूर्ण वर्तमान काल है। श्याम पढ़ता होगा, यह संदिग्ध वर्तमान काल है। क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। अब मालती ने पुस्तक पढ़ी है, पढ़ ली है मतलब पूर्ण वर्तमान काल है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से संभाव्य वर्तमान काल का वाक्य चुनिए। मैं पढ़ता हूँ, विराट अखबार पढ़ता है, उसने खाया हो, श्याम खा रहा है। इन्हें संभाव्य वर्तमान काल चुनना है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। उसने खाया हो, पता नहीं खाया हो कि नहीं खाया हो, तो यह संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। इसमें हेतु नहीं होता है, इसमें संभाव्य वर्तमान काल होता है। विराट अखबार पढ़ता है, तो पढ़ता है तो हमेशा बढ़ता है, ये तो सामान्य मैं पढ़ रहा हूँ, यह तो सामान्य वर्तमान काल है। विराट अखबार पढ़ता है तो यह अपूर्ण वर्तमान काल है, और श्याम खा रहा है, ये भी अपूर्ण वर्तमान काल है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भूतकाल के भेदों में कौन सा शामिल नहीं है? नहीं पूछा है। संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल, आसन्न भूतकाल या प्रविष्ट भूतकाल? तो प्रविष्ट भूतकाल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, बिल्ली छत पर बैठी है, वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान है, अधिकरण है कि संबंध है कि कारण है? यह कारण है, तो यह अधिकरण है। आधारे अधिकरण, छत क्या है? आधार है, तो आधार पर बैठी है, बिल्ली छत पर बैठी है तो अधिकरण कारक है। जबकि बिल्ली छत से कूद गई, अगर नीचे कूद जाती है बिल्ली, ये बिल्ली देखिए कितना अच्छा बिल्ली बना रहे हैं, ये बिल्ली अगर नीचे कूद जाती तब तो अपादान हो जाता है, लेकिन अभी उसी पर बैठी है तो क्या है? अधिकरण है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं कि 5 होते हैं, 3 होते हैं कि 6 होते हैं? क्वेश्चन नंबर 43 का फटाफट आंसर कीजिए। तो 3 भेद होते हैं। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और है हेतु मद भविष्य काल, हेतु मद भविष्य काल। तो 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा हेतु मद भविष्य काल का भेद है? शायद चोर पकड़ा गया हो, वह घर जाएगा, वह आए तो मैं जाऊं, और शायद वह चला जाए। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। वह आए तो मैं जाऊं, यह हेतु मद भविष्य काल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 45 है, हम छत पर सोते हैं, वाक्य में क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक या कालवाचक? फटाफट आंसर कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। छत क्या है? एक स्थान है। छत क्या है? एक स्थान है। तो स्थानवाचक क्रिया है छत पर, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 46 निम्न शब्दों में से कौन सा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? अधिक, कम, बहुत या ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। यह ध्यान से क्या है? ध्यान से क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ध्यान से क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जबकि कम, कम ने थोड़ा सा परिमाण को बता रहा है, अधिक परिमाण को बता रहा है, बहुत भी परिमाण को बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्न शब्दों में से कौन सा स्थानवाचक क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? नहीं पूछा है। कौन सा स्थानवाचक क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? बाहर है कि पेड़ पर है कि हमेशा है कि अंदर है? फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। हमेशा, हमेशा क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। हमेशा क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जबकि बाहर क्या है? एक स्थान है। पेड़ पर भी एक स्थान है, अंदर भी एक स्थान का नाम है। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, बीजना डोलाती थी वह बीजना डोलाती है। उसमें अलंकार पूछा है। उपमा है कि उत्प्रेक्षा है कि प्रतीप है कि यमक है? तो यहाँ 3 बेर का अर्थ है समय, और यहाँ पे 3 बेर का अर्थ है बेर का फल। तो जहाँ पे एक ही शब्द 2 बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ भिन्न हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है समाधिकरण समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं कि 6 होते हैं? समाधिकरण समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। एक संयोजक समानाधिकरण, संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। दूसरा है विकल्प समानाधिकरण, विकल्प सूचक समानाधिकरण। तीसरा है परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। और तीसरा है विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक, ये जूम करते हैं, शामिल नहीं है? पूछा है निम्न शब्दों में से कौन सा समानाधिकरण समुच्चय बोधक में शामिल नहीं है? पूछा है संयोजक समुच्चय बोधक है कि विकल्प कि विरोध सूचक कि कालवाचक सूचक। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। कालवाचक समुच्चय समानाधिकरण समुच्चय बोधक नहीं है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था संयोजक है, विकल्प सूचक है, विरोध सूचक है और परिणाम सूचक है, और क्या है? परिमाण सूचक है, लेकिन काल सूचक नहीं है। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। आज का यह सेशन हमारा यहीं समाप्त हुआ। आशा है यह सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, आपके परीक्षा को उपयोगी लगे यह सेशन। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे रोज़ की क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।